हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंपैरिजन की मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में क्या कंपेरेटिव है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मोनोपोली का कंसेप्ट लॉ ऑफ कॉस्ट के साथ, जहां पे हमने इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिमिनिशिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट कंसेप्ट को कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले जो कंपेरिजन आती है वो गोल ऑफ द फर्म्स के रिगार्डिंग आती है। तो यहाँ पे जो दोनों ही फर्में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली हो, उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। नेक्स्ट जो कंपेरेटिविटी आती है, अजम्पशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या अजम्पशन किया आता है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो सेल किए आते हैं गुड्स वो होमोजीनियस होती हैं, जबकि मोनोपोली में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है मोनोपोलिस्ट द्वारा वो मे नोट भी हो सकता है होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे जो मेन अजम्पशंस काम करती है मोनोपोली के अंदर वो ये रहती है कि जितनी सप्लाई की जाएगी प्रोडक्ट की वो सारी की सारी एक सिंगल फर्म द्वारा है जो की जाएगी, यानी कि इंटायर सप्लाई है जो एक सिंगल फर्म द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट जो कंपैरिजन आता है अजम्पशंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स की रिगार्डिंग। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी अजम्पशन थी कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल सेलर्स अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को चेंज करके एक सिंगल जो अपना कंज्यूमर होता है डिमांड को चेंज करके प्राइस को जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, एक सिंगल सेलर एक सिंगल बायर जो होता है वो इंटायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता कि प्राइस को जो चेंज कर पाए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जब हम ग्रुप ऑफ फर्म्स बना देते हैं जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही होती है तो उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। यानी कि जब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाने वाली फर्म्स को हम जोड़ देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। दूसरी तरफ जो मोनोपोली होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। फर्म एक खुद ही फर्म होती है और इंडस्ट्री भी खुद ही होती है, क्योंकि एक ही सिंगल फर्म होती है यहाँ पे, तो वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है। जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका फुल कंट्रोल होता है इंटायर सप्लाई के ऊपर, यानी कि जितना प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा वो सिर्फ एक सिंगल फर्म द्वारा किया जाएगा सप्लाई, कोई अनदर फर्म है जो एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आती है अजम्पशंस रिगार्डिंग एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि नई फर्म एंटर करे या पुरानी फर्म छोड़ के चली जाए। द एंट्री और एग्जिट इज़ नॉट सो सिंपल इन द शॉर्ट रन के अंदर तो हम जानते हैं कि एंट्री और एग्जिट करना फर्मों का इंडस्ट्री में सिंपल नहीं था, क्योंकि शॉर्ट रन कम टाइम होता है। तो लॉन्ग रन के अंदर है जो इनफ टाइम होता है कि जहाँ पे फर्में एंटर एग्जिट कर सकते हैं इंडस्ट्री को, जबकि शॉर्ट रन के अंदर है जो एंट्री और एग्जिट करना फर्मों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कम टाइम होता है। लेकिन जो मोनोपोली होती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है एंट्री की, कि नई फर्में जो एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फर्म के जो कंट्रोल रहता है इंटायर मार्केट के अंदर। क्योंकि जो मोनोपोली सिचुएशन होती है यहाँ पे कोई भी फर्म है जो एंटर नहीं करती इंडस्ट्री के अंदर और मार्केट के अंदर, तभी तो यहाँ पे जो सिंगल पर्सन की मोनोपोली है जो बनी रहती है इंटायर मार्केट में। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग शेप ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व की शेप होती है मोनोपोली के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोनों में डिफरेंट होती है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जितनी फर्में होते हैं सभी एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही होती हैं, जिसमें डिमांड जो होती है वो परफेक्ट इलास्टिक होती है। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो एक्स एक्सिस पैरेलल होगा, जिसमें क्या होता है कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल हो जाती है मार्जिनल रिवेन्यू के। यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू दोनों ही इक्वल होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कवर किया है कि ये जो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू है ये पैरेलल है किसके, ओ एक्स एक्सिस के। तो रीज़न हमने कवर किया। एक तो रीज़न ये है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, दूसरी अजम्पशन की होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तीसरा कि यहाँ पे डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो इलास्टिक होती है, जिस कारण से एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। और नेक्स्ट जो रीज़न इसका ये रहता है कि जो यहाँ पे प्राइस होता है वो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेज, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेस पे। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इंडस्ट्री जो प्राइस को डिटरमाइन कर देती है, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और उसी प्राइस के ऊपर आगे फर्मों को जो क्वांटिटी कितनी उसको सप्लाई करनी है तो वो डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस बनाया जाता है वो इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो प्राइस मेकर होती है वो इंडस्ट्री होती है, जो उसी प्राइस को फॉलो करती हैं आगे फर्में। तो फर्मों को बोला जाता है कि वो क्या है, प्राइस टेकर है, यानी टेक कर लिया प्राइस फर्मों ने।
तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो सभी फर्मों का सेम रहता है आउटपुट को सेल करने का, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर दिया उस प्राइस को जो चेंज नहीं कर पाती फर्में। सिर्फ उनके हाथ में जो होता है वो प्रोडक्ट की सप्लाई होती है कि प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन जो प्राइस होता है उसको चेंज नहीं कर पाती, जिस कारण से जो एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिन रेवेन्यू दोनों क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ओ एक्सिस के पैरेलल होती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मोनोपोली के केस में, मोनोपोली में क्या होता है कि दोनों ही मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का और दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू, तो यहाँ पे दोनों का स्लोप डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि मार्जिन रेवेन्यू का कर्व अलग है, एवरेज रेवेन्यू कर्व अलग है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है इज़ नॉट ओनली द स्लोप डाउनवर्ड बट इज़ बिलो एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे इसका स्लोप डाउनवर्ड तो है ही है, साथ के साथ एवरेज रेवेन्यू से क्या है, इसका मार्जिन रेवेन्यू का स्लोप डाउन है, यानी कि जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व बनाया जाता है वो एवरेज रेवेन्यू के बिलो बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होते हैं, यानी कि जो प्राइस बनाया जाता है वो मोनोपोलिस्ट द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस कितना रहेगा, क्वांटिटी कितनी मतलब प्राइस कितना रहेगा क्वांटिटी को सेल करने के लिए, तो प्राइस किसके हाथ में होता है, मोनोपोली के हाथ में होता है डिसाइड करना। तो सप्लाई आगे बायर्स के हाथ में होती है, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व है जो उसका मीनिंगलेस रहता है, जबकि प्राइस जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है कि मोनोपोलिस्ट द्वारा हाई प्राइस चार्ज करें या लो प्राइस चार्ज करें तो डिपेंड करेगा मोनोपोलिस्ट में। तो इसका आंसर जो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू दोनों कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होती हैं और सेपरेट होती हैं। नेक्स्ट आती है कंपैरिजन इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजंस के रिगार्डिंग जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि मोनोपोली के केस में क्या होता है कि एक डिसीजन तो वो खुद ले लेता है मोनोपोलिस्ट, दूसरा डिसीजन क्या होता है बायर के हाथ में रह जाता है। जैसे कि अगर मोनोपोलिस्ट ने डिसाइड किया कि प्राइस हाई चार्ज करेगा तो यहाँ पे जो सप्लाई कितनी की जाएगी वो डिपेंड करेगी बायर की डिमांड के ऊपर। बायर कम डिमांड करता है, कम सप्लाई करनी पड़ेगी मोनोपोलिस्ट को। अगर बायर ने हाई डिमांड करी तो हाई सप्लाई करनी पड़ेगी मोनोपोलिस्ट को। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी ये फर्मों के हाथ में होता है, क्योंकि प्राइस को तो चेंज कर नहीं पाती जो फर्में होती हैं, जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर दिया प्राइस वही फॉलो करना पड़ेगा आगे फर्मों को। लेकिन उस डिटरमाइन प्राइस के ऊपर, यानी जो इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड किया गया प्राइस, उस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है ये डिपेंड करती है फर्मों के ऊपर। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करती है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म होती है वो डिसीजन लेती है सिर्फ क्वांटिटी के रिगार्डिंग कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, जो उसके लिए बेस्ट रहे, कितना उसे प्रोड्यूस करना है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। यानी जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया है उस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाई की करे फर्म कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, संतुलन में आ जाए। एक फर्म जो होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उसको सेलिंग कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एडवर्टीजमेंट में। दूसरी तरफ जो मोनोपोलिस्ट होता है वो डिटरमाइन करता है, या तो वो आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमाइन कर ले या फिर प्राइस को डिटरमाइन कर ले, दोनों को एक साथ है जो डिटरमाइन नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स में जब एक डिटरमाइन हो जाता है दूसरा फैक्टर है जो अपने आप डिटरमाइन हो जाता है। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं यहाँ पे उसको खर्च करना पड़ता है पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। अगर एक मोनोपोलिस्ट को डर रहता है कि पोटेंशियल कंपटीटर आ सकता है तो उसे सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है कंपैरिजन रिगार्डिंग प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस क्या होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, हमने देखा था जब परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट कवर किया था कि लॉन्ग रन के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ले जाते हैं, जबकि मोनोपोलिस्ट के अंदर है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो लेता है। तो यहाँ पे प्राइस है जो एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल रखा जाता है एक फर्म द्वारा, जबकि यहाँ पे अगर बात की जाए मोनोपोलिस्ट की तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है हाई प्राइस चार्ज करता है एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन के अंदर। तो यहाँ पे जो लॉन्ग रन होता है प्राइस अंडर मोनोपोली इज हायर देन द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि लॉन्ग रन में जो प्राइस रखा जाता है मोनोपोली द्वारा वो हाई रखा जाता है एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। इट इज़ सो बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब लॉन्ग रन इक्वल में होता है फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहाँ पे जो प्राइस इक्वल होता है वो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से इक्वल होता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट ले पाती है फर्म सिर्फ। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया। ओ एक्स एक्सिस पे हमने शो करना है आउटपुट का लेवल, तो यहाँ पे हम आउटपुट को दिखाएंगे। ओ वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट को, तो यहाँ पे हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को दिखाना है। सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन का कवर करते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें इंडस्ट्री द्वारा डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाता है। उसी प्राइस को आगे
फॉलो करती हैं और आउटपुट का जो सेल करती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू रहता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू इक्वल रहता है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो लॉन्ग रन के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लिया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो इसको टच करके जाए तो इस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट कर्व है जो ड्रॉ कर देना है। एवरेज कॉस्ट कर्व को इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से होकर के जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो कट करके गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे एम आर एम सी के इक्वल होता है, जो एम सी कट करता है एम आर को बिलो पॉइंट से, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के बेस पे हमें देखा जाता है कि कितना आउटपुट है जो फर्म सेल करेगी। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो जो क्वांटिटी है ओ क्यू ले लेते हैं। तो ओ कोई क्वांटिटी है जो फर्म ने सेल किया परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इसका ले लेते हैं कि प्राइस जो ये OP2 है, यानी कि OP2 प्राइस के ऊपर परफेक्ट कंपटीशन के केस में OQ क्वांटिटी है जो सेल की गई है। अब बात की जाए अगर मोनोपोली की, तो यहाँ पे मोनोपोली के केस में क्या होता है कि दोनों ही कर्व अलग होते हैं, मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है इसका डाउनवर्ड जाता है। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं इसका मार्जिन रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व को। तो यहाँ पे हमारे पास ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, इस तरीके स्लोप है जो इसका डाउनवर्ड गया है एवरेज रेवेन्यू कर्व का। और एवरेज रेवेन्यू कर्व के बिलो हमारे पास आता है मार्जिन रेवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्जिन रेवेन्यू कर्व का जो ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, इसे हम लिखते हैं मार्जिन रेवेन्यू कर्व, और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ होती है, जहाँ पे एम आर एम सी इक्वल होता है। तो ये एम सी यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है और एम आर ही है, तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम मोनोपोली का इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कितना प्राइस और कितना आउटपुट है जो सेल किया जाएगा मोनोपोलिस्ट द्वारा लॉन्ग रन के अंदर, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि जो क्वांटिटी की गई है, क्वांटिटी लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे Q1 है, और जो प्राइस जो एवरेज रेवेन्यू को जहाँ पे टच किया है तो वहाँ पे हमने इसका प्राइस जो डिटरमाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस जो रखा गया है, तो प्राइस जो इसका P1 है, और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो OQ1 क्वांटिटी, यानी कि OQ1 क्वांटिटी और OP1 जो प्राइस है मोनोपोली के अंदर रखा गया है, और OQ क्वांटिटी और OP2 जो प्राइस है वो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो चार्ज किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्राइस रखा गया परफेक्ट कंपटीशन के केस में वो तो यहाँ पे है, और जो मोनोपोली के केस में जो प्राइस रखा गया वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने देखा एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि लॉन्ग रन के अंदर एक जो प्राइस रहता है परफेक्ट कंपटीशन का वो कम रहता है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। तो यहाँ पे मोनोपोली का प्राइस क्या है, P1 है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो रखा गया लॉन्ग रन के अंदर वो P2 है, जो कि कम है मोनोपोली से। अब इसकी बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। अब हम बुकिश एक्सप्लेनेशन में कहा है कि यहाँ पे जो फिगर 14 से हमें क्लियर हो जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में एक जो फर्म रहती है इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका बी पे रहता है, यानी कि यहाँ पे फर्म है जो इक्विलिब्रियम के अंदर है परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जहाँ पे प्रोड्यूस किया गया उसका ON क्वांटिटी और जो उसका प्राइस रहता है वो OP2 रहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर मोनोपोली की बात की जाए तो जो प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट से, यानी कि एवरेज कोस्ट से क्या रखा गया, प्राइस वो ज़्यादा रखा गया। कोस्ट क्या रहती है इसके बिलो रहती है प्राइस के, किस केस के अंदर बच्चों, मोनोपोली के केस के अंदर। तो इसी कारण से जो मोनोपोलिस्ट होता है वो लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो ले पाता है विद ए व्यू टू अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यही कारण रहता है कि जो लॉन्ग रन के अंदर एक मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले पाता है, क्योंकि जो उसका प्राइस रहता है वो मिनिमम एवरेज कोस्ट से जो ज़्यादा रहता है। मोनोपोलिस्ट सीक्स टू अटेन इक्विलिब्रियम बिफोर रीचिंग मिनिमम एवरेज कोस्ट। तो यहाँ पे मिनिमम एवरेज कोस्ट से पहुँचने से पहले क्या आता है, मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आ जाता है। इन अदर वर्ड्स मोनोपोली प्राइस इज हायर देन मिनिमम एवरेज कोस्ट, यानी कि यहाँ पे तो मिनिमम एवरेज कोस्ट है, जबकि इसका जो प्राइस रहता है मोनोपोली का वो कितना रहता है, इससे हाई रहता है कोस्ट से। तो इसी कारण से जो मोनोपोलिस्ट क्या करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले पाते हैं। यानी कि अगर इसका ओवरव्यू की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली के केस में जो प्राइस तो हाई रखा जाता है परफेक्ट कंपटीशन कंपेरेटिवली, और जो क्वांटिटी होती है वो कम सेल की जाती है परफेक्ट कंपटीटिव के कंपेरेटिवली। अब ऐसे ही अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया जाता है लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्ट द्वारा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिया जाता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है जो ले पाती है फर्में।
नेक्स्ट कंपैरिजन आता है कंपैरिजन रिगार्डिंग आउटपुट, कि अब कितना आउटपुट है जो सेल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आउटपुट जो कितना होता है, परफेक्ट कंपटीशन तो ज़्यादा आउटपुट सेल करती है, जबकि जो मोनोपोली होती है वो कम आउटपुट सेल करती है ताकि सुपर नॉन प्रॉफिट जो ले पाए। तो कहते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ ए फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज मोर देन ए मोनोपोली फर्म, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है कि जो आउटपुट सेल किया जाता है वो ज़्यादा सेल किया जाता है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। क्योंकि यहाँ पे देखो कि मोनोपोली ने सिर्फ OM क्वांटिटी सेल की है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि ON क्वांटिटी सेल की है। तो यहाँ पे हमें देखने से साफ साफ पता चलता है कि जो आउटपुट ज़्यादा सेल किया गया किसके द्वारा, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म द्वारा। इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ए फर्म्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू आर ऑल इक्वल वन अनदर। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल रिवेन्यू की इक्वल होती है, ऐसी एवरेज रिवेन्यू की इक्वल होती है, एवरेज कॉस्ट की इक्वल होती है। तो जो यहाँ पे हमने पॉइंट देखा था, यहाँ पे हमारे पास एवरेज रिवेन्यू है और ये हमारे पास टच करके गया एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू जो कट करके गई है मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे चारों के चारों क्या होता है, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयरफॉर द आउटपुट विल बी ON। तो यही कारण से यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट जो रहता है इसका वो ON रहता है परफेक्ट कंपटीशन केस में। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर मोनोपोली तो वो क्या है, कम है, यानी कि सिर्फ OM तक की है जो क्वांटिटी सेल कर पाते हैं एक मोनोपोली लॉन्ग रन के अंदर। मोनोपोली ने जो क्वांटिटी सेल की है वो OM तक सेल की है, कहता है जो कम है किससे, ON क्वांटिटी, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन से क्या है, कम क्वांटिटी को सेल किया है मोनोपोलिस्ट ने। अकॉर्डिंग अंडर मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस इज मोर एंड आउटपुट इज लेस देन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है लॉन्ग रन के अंदर, अगर परफेक्ट कंपटीशन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे आउटपुट कम सेल किया है और उसने प्राइस क्या रखा है, ज़्यादा रखा है एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन आता है कंपैरिजन रिगार्डिंग सप्लाई के रिगार्डिंग कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। कहता है कि अगर बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन के केस की तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होता है वो नॉन होता है, यानी कि पता होता है फर्म को कि सप्लाई कर्व क्या रहेगा। इट इज सो बिकॉज फर्स्टली अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स कैन सेल एज मच क्वांटिटी ऑफ दिस द प्रोडक्ट एज दे लाइक एट द गिवन प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म में डिसाइड करती है कितने क्वांटिटी का जो सेल करना, उन्हें जो प्राइस एक इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया जाता है उस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सेल करनी है तो वो फर्मों द्वारा डिसाइड की जाती है। सेकेंडली देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं पाया जाता परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे अगर बात की जाए शॉर्ट रन के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जितना अबव होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से वो सप्लाई कर्व कहलाता है। इन द लॉन्ग रन में जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है अबव एवरेज कॉस्ट के उसको हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ मोनोपोली के केस में क्या होता है, जो सप्लाई कर्व होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज नॉट द सप्लाई कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है उसको हम सप्लाई कर्व नहीं बोलते मोनोपोली के केस में। देयर आर टू रीजन, यहाँ पे दो कारण होते हैं इसके। सबसे पहला जो मोनोपोलिस्ट होता है वो सेल करता है अलग अलग क्वांटिटी गिवन प्राइस के ऊपर और गिवन आउटपुट एट डिफरेंट प्राइस के ऊपर, यानी कि जो अलग अलग प्राइस है जो चार्ज करता है एक जो मोनोपोलिस्ट होता है, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दूसरा रीजन रहता है कि मोनोपोलिस्ट कैन इंडल्ज इनटू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। मतलब क्या इसका, इट मीन्स मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करता है, सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइसेज है जो चार्ज करता है। नेक्स्ट कंपेरिजन आता है कंपेरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के रिगार्डिंग कंपेरिजन किया जाए शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म होते चाहे वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन चाहे मोनोपोली के अंदर हो, तो वहाँ पे हमने 3 सिचुएशंस कवर की थी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकती हैं और लॉस भी ले सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन होती है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेती है। जबकि दूसरी तरफ मोनोपोली की बात की जाए लॉन्ग रन के अंदर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो अर्न करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन के केस के अंदर क्या होता है, फर्म में कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमम यूज़ किया जाए जितने भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। फर्म प्रोड्यूस ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट प्रॉपर रिवॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। तो यहाँ पे हद से ज़्यादा कोशिश करती हैं फर्में कि जितना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कुछ वेस्टेज ना जाए। जबकि दूसरी तरफ मोनोपोली के केस में क्या होता है, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पे जानबूझ के एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, हाई प्राइस चार्ज करता है और कम आउटपुट का जो प्रोड्यूस करता है। जब कम आउटपुट का प्रोड्यूस करता है तो इस कारण से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो नहीं हो पाता, यानी कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज क्या जाते हैं, वेस्ट जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किया जाता है और मोनोपोली के अंदर है जो नहीं किया जाता, क्योंकि मोनोपोलिस्ट क्या जाता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, जिस कारण से कम आउटपुट प्रोड्यूस करता है और हाई प्राइस पे उसको बेच के प्रॉफिट को मैक्सिमम करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंपेरिजन बनता था।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाएं। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।